बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिज़ाब चैनल के मुअज़्ज़िज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम। आज 1.5 महीना हो गया था फ़ातिमा बीबी को गुजरे हुए। तकरीबन सभी लोग संभल जाते थे। यारिम ने सबको रोने के लिए मना किया था और इनकी आखिरी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए सब ने यारिम के इस फैसले में उसका भरपूर साथ दिया था। यारिम बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? अभी तुम्हें आए दिन ही कितने हुए हैं, कुछ वक्त और रुक जाते। ताज़ीम ने उसकी जाने की बात सुनकर कहा, नहीं आंटी, बहुत दिन हो गए हैं, अब मुझे चलना चाहिए। और वैसे भी आप यहाँ है ही कौन? मेरा पाकिस्तान से जुड़ा मेरा आखिरी रिश्ता भी अब ख़त्म हो चुका है। लेकिन बेफिक्र रहें, रूह आएगी आपसे मिलने के लिए। यारिम ने मुस्कुराकर उन्हें दिलासा दिया था। यारिम, कल तक तो आपने जाने की बात ना की थी, अब अचानक आपने वापसी का कैसे सोचा? रूह को भी आज ही पता चला था कि यारिम वापस जाना चाहता है। रूह, हमारा यहाँ रहने का अब कोई मकसद नहीं, वहाँ मेरा काम है और मैं वो काम नहीं छोड़ूंगा, ये तुम जानती हो। इसीलिए मैंने वापस जाने का फ़ैसला किया है। शारिफ, लैला लोग भी यहाँ पर कंफर्टेबल नहीं है, ये उनका अपना घर नहीं है। हर इंसान को उसके अपने घर की ज़रूरत होती है और उन्हें भी तो अपने घर जाना है। और अब हमारा यहाँ रहने का कोई जवाज़ नहीं बनता। तुम तैयारी कर लो, हम परसों यहाँ से निकलेंगे। यानी मुझसे कहकर अंदर चला गया था। सच ही तो कह रहा था। यानी वो यहाँ क्यों रुकते? इकलौता रिश्ता था उसका इस घर से, वो भी ख़त्म हो चुका। फातिमा बीबी के साथ गुजारा अपना बचपन वो कभी भुला तो नहीं सकती थी और ना ही उनकी अचानक मौत को कबूल कर पा रही थी। डॉक्टर का कहना था कि उनकी मौत कैंसर से नहीं हुई, बल्कि वो अचानक ही वफात पा गई हैं। क्योंकि कैंसर के मरीज़ बहुत तकलीफ़ सहते हैं, शायद अल्लाह ने उन्हें तकलीफ़ से बचाने के लिए जल्दी अपने पास बुला लिया है। तू मेरे साथ शॉपिंग मॉल चलोगी? मुझे कुछ चीज़ें लेनी है, ज़रूरी ना होती तो तुम्हें ना कहती। लैला ने उसके करीब आकर कहा, हाँ क्यों नहीं लैला, मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। लेकिन एक बार यारिम से पूछ लूँ, कल उन लोगों को यहाँ से जाना था, इसलिए पहले ही लैला अपने लिए कुछ चीज़ें ख़रीदना चाहती थी। उसे खिज़र का रोक टोक करना, उस पर हुक्म चलाना, उसे अपनी मर्ज़ी के कपड़ों में देखना, ये सारी चीज़ें लैला को बहुत अच्छी लगती थी। आज तक कोई ना था जो उसकी ड्रेसिंग सेंस पर कमेंट करता या फिर उसे सही गलत की पहचान बताता। लेकिन खिज़र उसके एक एक मूवमेंट को नोट करता और लैला को ये चीज़ बहुत अच्छी लगती थी कि किस तरह से वो उसकी हर एक बात पर हर एक चीज़ को नोट करता है। लैला को उसका हुक्म चलाना, अपने आप पर हक जताना अच्छा लगता था। इसीलिए वो चाहती थी कि वो उसकी पसंद के कुछ ड्रेसेस खरीद ले और कुछ ना सही खिज़र खुशी हो जाएगा। ठीक है, तुम दोनों जाओ, खिज़र तुम दोनों को छोड़ आएगा और जब आना हुआ मुझे फ़ोन कर देना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊँगा। यारिम ने उसे इजाज़त देते हुए कहा था। मासूमा को भी अपने साथ ले जाओ, वो बेचारी यहाँ अकेली रहकर क्या करेगी? उससे पूछा था लेकिन उसने इनकार कर दिया। वो कह रही थी कि एक बार पूरा घर ठीक से साफ़ करवाएगी अपनी निगरानी में और इसे कुछ खरीदना भी नहीं था। रूह से बताकर जा चुकी थी। जब वो फातिमा बीबी के कमरे में आया तो देखा मासूमा बैठी फातिमा बीबी की तस्वीर पकड़े रो रही थी। उसके करीब आकर बैठ गया। क्या हुआ? वो जानता था इस थोड़े से वक्त में मासूमा फातिमा बीबी के बहुत करीब आ चुकी थी। यारिम सन, मेरी मामा को भी कैंसर था और उनके आखिरी वक्त में कोई भी उनके साथ नहीं था। वो बाबा को बहुत मिस करती थी। रोज़ाना फ़ोन करके कहती कि वापस आ जाएं और बाबा कहते यहाँ और लोगों को उनकी ज़रूरत है। मुझे तब बाबा पर बहुत गुस्सा आता था, मुझे गलत लगते थे, लेकिन अब नहीं सर, मेरे बाबा ठीक थे, उन्होंने कभी कोई गलत काम नहीं किया था। मासूमा ने अपनी आंखों से आंसू साफ करते हुए कहा, हाँ मासूमा, तुम्हारे बाबा बिल्कुल ठीक थे, उन्होंने कभी कोई गलत काम नहीं किया। उन्होंने जो कुछ भी किया अच्छे के लिए किया। अब ये रोना धोना बंद करो और मेरे लिए अच्छी सी चाय बनाओ, मैं भी तो देखूँ मेरी छोटी सी बहन कैसे चाय बनाती है। यानी ने उसका ध्यान बटाना चाहा तो वो मुस्कुराते हुए उठ गई थी। सच कहते हैं लोग, माँ बाप एक नेमत होते हैं, अल्लाह की तरफ से दिया गया सबसे हसीन तोहफा। लेकिन न जाने क्यों कुछ लोगों को इस रिश्ते की कदर उनके जाने के बाद होती है। वो शॉपिंग मॉल में उस वक्त शॉपिंग कर रहे थे जब एक लड़का न जाने कब से उन्हें घूरे जा रहा था। हाथ में सिगरेट लिए उजड़ी हुई हालत में वो कोई गुंडा ही लग रहा था। लैला का दिल चाहा कि जाकर उसका दिमाग ठिकाने लगा दे, जो कब से उनका पीछा किए जा रहा है। लेकिन फिर उसने यहाँ तमाशा करना बेहतर ना समझा और खिज़र को फ़ोन किया और फिर उसे सारी बात बताई। और खिज़र ने कुछ ही देर में आने का वादा करते हुए फ़ोन बंद कर दिया था। वो काफ़ी देर से पार्किंग में उसका इंतज़ार कर रही थी, जबकि वो लड़का न जाने कहाँ जा चुका था। जब खिज़र की गाड़ी सामने आकर रुकी, खिज़र तुमने इतनी देर लगा दी और लड़का न जाने कहाँ चला गया, वरना डोंट वरी, मैं उस लड़के का दिमाग ठिकाने लगाने गया था। लेकिन यारिम को गुस्सा आया और उसका बाजू तोड़ दिया। गलती की उसे बताकर, पहली बार तुम्हारे सामने हीरो बनने का मौका मिल रहा था, वो भी हाथ से निकल गया। खिज़र ने ठंडी आह भरकर लैला की तरफ देखा। मेरे
डियर हबी, तुम हमेशा मेरे हीरो रहोगे, लैला ने चहकते हुए कहा, जबकि रूह उस लड़के का बाजू टूटने के बारे में सुनकर परेशान हो चुकी थी और घर जाते ही उसने यारिम से उस बारे में बात करने के बारे में सोचा था, लेकिन घर जाकर उसे यारिम से बात करने का वक्त ही ना मिला। अब रात का खाना खा के वो अपने कमरे में आई तो यारिम पहले से कमरे में था। यारिम, आपने उस लड़के का बाजू तोड़ दिया, रूह अफसोस से बोली थी। दिल तो मेरा उसकी आंखें निकालने को कर रहा था जो तुम्हें देख रही थी, यारिम ने पुरसकून अंदाज में बेड की ग्राउंड से टेक लगाते हुए कहा। यारिम, आपने मुझसे वादा किया था कि आप किसी को नहीं मारेंगे। रूह ने उसे उसका वादा याद दिलाते हुए उसके अंदर एहसास जगाने की कोशिश की थी। जब यारिम ने अपना सर उसकी गोद में रख लिया, हाँ जानू, मैंने वादा किया था कि मैं किसी को नहीं मारूंगा, लेकिन किसी के हाथ पैर नहीं तोड़ूंगा, ये वादा तो नहीं किया मैंने। यारिम, काज़मी अपने दुश्मन को अगर मारे ना तो उसे जीने के काबिल भी नहीं छोड़ता। यारिम ने उसे अपने करीब करते हुए कहा जब वो पीछे हटी थी। मेरी बात ना मानने वाला भी मेरा दुश्मन है, उसने रूह के इस तरह से पीछे हटने पर कहा था। हाँ, मैं भी दुश्मन हूँ आपकी, मार डालें मुझे भी, रूह ने रूठते हुए अंदाज में कहा। मारना ज़रूरी तो नहीं, मैं अपने हर दुश्मन पर अपने दिमाग के हिसाब से वार करता हूँ। तो क्या कहता है आपका दिमाग मेरे बारे में, मुझे किस तरह से मारेंगे? रूह ने दो बदो जवाब दिया था। यही तो मसला है, तुम्हारे मामले में दिमाग काम नहीं करता, सिर्फ दिल काम करता है। उसे अपने करीब करते फरार की सारी राहें बंद कर दी थी। वो सब लोग जाने के लिए बिल्कुल तैयार थे, सारा सामान गाड़ी में रख चुके, उन्हें 10 मिनट में निकलना था। वो सब ताजीम के घर से उनसे मिलकर निकले थे जब रूह को गले लगाए मुसलसल रो रही थी। वो सब लोग बाहर गाड़ी में बैठकर उनका इंतज़ार करने लगे। जब यारिम उसे जल्दी आने का कहकर निकला था, उसने गाड़ी गली के नुक्कड़ पर खड़ी की थी, क्योंकि अगर यहाँ कोई गाड़ी रुके तो दूसरी गाड़ी के निकलने की जगह नहीं बचती थी। रूह सबसे मिलकर तेज़ी से बाहर निकली। जब यारिम के करीब से एक गाड़ी उस गली में दाखिल हुई थी और देखते ही देखते रूह गली से गायब हो गई। बस अगर उसे कुछ सुनाई दिया था तो वो रूह की आखिरी यारिम के नाम की चीख थी। यारिम तेज़ी से गली की तरफ भागा और उसे देखते हुए खिज़र और शारिफ भी उसकी तरफ दौड़े थे, लेकिन न जाने गाड़ी कहाँ गायब हो चुकी थी और वो लोग रूह को कहाँ लेकर गए थे। पता था तो बस इतना कि उसकी रूह को किडनैप कर लिया गया है, लेकिन किसमें इतनी हिम्मत आ गई कि यारिम की बीवी की तरफ आंख उठाकर देखे। यारिम कौन हो सकता है, इतनी हिम्मत कौन कर सकता है? खिज़र परेशानी से बोला था, जो भी है बचेगा नहीं, इतनी भयानक मौत दूंगा कि इसकी रूह तक कांप जाएगी। यारिम गुस्से से कहता गाड़ी में बैठ चुका था, जबकि उसे कहीं जाता देखकर खिज़र फौरन गाड़ी में बैठ गया। लैला अगर मासूमा सारिम की गाड़ी में एयरपोर्ट जा रहे थे। लैला, मासूमा, तुम लोग उर्वा और बच्चों को अंदर लेके जाओ, हम रूह को ढूंढने जा रहे हैं, अभी वो लोग ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे, सारिम ने उन्हें समझाते हुए कहा, जबकि यारिम गाड़ी लेकर खिज़र के साथ निकल चुका था। नहीं, मैं तुम लोगों के साथ आऊँगी, लैला ने फैसला कुन अंदाज में कहा। देखो लैला, अगर तुम हमारे साथ आओगी तो दुबई से कांटेक्ट कौन करेगा? ये काम तुमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता, सारिम ने लैला को समझाते हुए कहा। हाँ लैला, वो जो कोई भी है उसने बहुत सोच समझ कर ये काम किया है, या तो वो कोई बहुत पावरफुल इंसान है या ज़रूरत से ज़्यादा बेवकूफ़, जिसने यारिम जैसे इंसान को ललकारा है। ये कोई आम आदमी नहीं हो सकता। शारिफ ने सारिम की बात की तस्दीक की थी। ठीक है, मैं दुबई से कांटेक्ट करती हूँ, हमारा कोई एक दुश्मन नहीं है, मैं पता लगाने की कोशिश करती हूँ कि कौन हो सकता है जो डेवल की सबसे बड़ी कमज़ोरी से वाकिफ़ है। लैला ने उर्वा और मासूमा को चलने का इशारा किया तो वो दोनों बच्चे उठाकर घर के अंदर चली गई थी, जबकि सारिम और शारिफ खिज़र और यारिम के पीछे जा चुके थे। ओह शोनू तो शारिफ की गाड़ी में रह गया, मासूमा ने परेशानी से कहा था। कोई बात नहीं, वो बहुत समझदार है, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। हाय, न जाने कौन सी मुसीबत इंतज़ार कर रही थी मेरी मासूम बच्ची। या अल्लाह मेरी रूह की हिफाजत करना। उस मासूम बच्ची ने बहुत तकलीफ़ें सही हैं, उसे अपनी हिफ्ज़ अमान में रखना। मेरी रूह की जान और इज़्ज़त आपके हाथ में है। उर्वा, मासूमा और लैला जब से बच्चों के साथ वापिस आई थी, ताज़ीम रोए जा रही थी, जबकि मारिया और तानिया उन्हें दिलासा दे रही थी। आप फिक्र ना करें आंटी, यारिम सर उसे कुछ नहीं होने देंगे, मासूमा ने हौसला दिया था। जबकि लैला अपने लैपटॉप पर न जाने क्या कर रही थी। उसने दुबई में हर बंदे से रब्ता किया, लेकिन डेवल से दुश्मनी लेने की हिम्मत किसी में ना थी। लैला मुसलसल काम कर रही थी और वह अपनी जगह परेशान, जबकि मासूमा बेचैनी से टहल रही थी। हम पुलिस में रब्ता करते हैं, ताज़ीम ने कुछ सोचते हुए कहा था। नहीं आंटी, इसका कोई फ़ायदा नहीं, और वैसे भी सारिम हमारे साथ हैं, अगर उन्हें ज़रूरत महसूस हुई तो वो ज़रूर पुलिस से रब्ता करेंगे, उर्वा ने समझाने वाले अंदाज में कहा। जबकि इतने में लैला को खिज़र का फ़ोन आया था। अब तक लैला को जितनी भी इंफॉर्मेशन मिली थी वो खिज़र को बताने लगी थी।
यारिम लैला कह रही है कि तुम्हारे दुश्मनों में तुम्हारे खिलाफ जाने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। उसने दुबई के सब लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश की है और जितनी इन्फॉर्मेशन उसे मिली है उसके मुताबिक कोई तुम्हारे खिलाफ नहीं जा सकता। खीजर ने कहा जबकि यारिम पागलों की तरह गाड़ी सड़क पर दौड़ा रहा था। वो कोई भी है, मेरे बारे में बहुत कुछ जानता है। उसे पता है रू मेरी कमज़ोरी है। उसने मेरी कमज़ोरी पर हाथ डाला है और मैं उसे जिंदा ज़मीन में गाड़ दूंगा। यानी गुस्से से चिल्लाया था। वो तकरीबन 1 घंटे से मुसलसल गाड़ी चला रहा था। उसकी नज़र सड़क पर चलती हर गाड़ी पर थी। जब उसके फ़ोन पर अनजान नंबर से फ़ोन आया था, यानी ने एक नज़र खिजर को देखा, फिर फ़ोन उठा लिया। कैसे हो डेवल? वल्ला ये क्या पूछ लिया मैंने। तुम ठीक कैसे हो सकते हो? तुम्हारी जान तो मेरे पास है। यानी के माथे पर लातादाद बल नुमाया हुए थे। तुम्हारी जान, तुम्हारी सबसे बड़ी कमज़ोरी, तुम्हारी बीवी मेरे पास है डेवल, लेकिन तुम्हारे यहाँ आने से पहले मैं उसके इतने टुकड़े करूँगा। राशिद यानी गुस्से से चिल्लाया था। हाँ राशिद, वही राशिद जिसके भाई के मुंह में तेज़ाब डालकर तुमने मार डाला था, जिसके सामने तुमने उससे उसका इकलौता रिश्ता छीन लिया था। मेरे भाई ने मुझे बाप बनकर पाला और तुमने पल भर में मेरे सामने उसको मौत की नींद सुला दिया। अब मैं तुमसे बदला लूँगा। हाँ मैं डेवल, यकीन नहीं आ रहा ना कि मुझे ऐसा कमज़ोर इंसान कैसे तुम जैसे इंसान से पंगा ले बैठा। मोहब्बत मोहब्बत सब कुछ करवाती है डेवल। जिस तरह से तुमने मुझसे मेरा प्यारा अजीज़ भाई छीन लिया था, इसी तरह से मैं तुमसे तुम्हारी अजीज़ जान बीवी को छीनूंगा। मैं तुमसे तुम्हारा इकलौता रिश्ता छीन लूँगा। मुझे पता है तुम मुझे ढूंढ कर मार दोगे और मुझे मौत का खौफ भी नहीं है। मैं मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मरने से पहले भी मैं तुम्हें हरा दूंगा, अपना बदला पूरा करूँगा। खैर ये तो तुम समझ चुके होगे कि तुमसे पंगा लेने से पहले मैंने अपने दिल से मौत का खौफ ख़त्म कर ही लिया होगा। तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ, लेकिन तुम्हारे आने से पहले तुम्हारी रूह के जिस्म से इसकी रूह परवाज कर जाएगी। तुम कभी किसी से हारे नहीं हो ना डेवल, लेकिन अब तुम हारोगे। मैं जानता हूँ तुम मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ोगे, लेकिन अब ज़िंदगी से ज़्यादा ज़रूरी मुझे तुम्हें हारा हुआ देखना है, तुम्हारा झुका हुआ सर देखना है। मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। यानी फिर से चिल्लाया था। शौक से मार देना, लेकिन पहले अपनी रूह को तो बचा लो, बेचारी तकलीफ से तड़प रही है। मैं तुम्हें एड्रेस सेंड करता हूँ, अगर है हिम्मत तो जल्दी से आकर अपनी रूह को मरते हुए देखो। जितनी जल्दी आओगी उतनी ही जल्दी उसकी जान बचा पाओगे। गलती की मैंने तुम्हें छोड़कर तेरे भाई के साथ तुझे ही ख़त्म कर देना चाहिए था। यानी गुस्से से बोला था। हाँ लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं तुम्हारे पछतावे का, क्योंकि जिसके सदके तुमने मेरी जान बख्शी थी आज वो भी मरने जा रही है। फ़ोन बंद हो चुका था। अगले चंद सेकंड में यारिम को एक मैसेज आया और यारिम ने गाड़ी फुल स्पीड में बढ़ा दी थी। हेलो खिजर, कुछ पता चला? सारिम कह रहा था कि हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। शारिक ने कहा था नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, ये सब कुछ राशिद का काम है। मैं तुम्हें लोकेशन सेंड करता हूँ, तुम पहुँचो। खिजर ने कहकर फ़ोन बंद कर दिया। ये कुत्ता यहाँ क्या कर रहा है? किसने छोड़ दिया उसे यहाँ? सारिम ने एक नज़र पीछे देखा। शायद मासूमा टेंशन में उसे भूल गई थी। ये सब राशिद का काम है, खिजर लोकेशन सेंड करने वाला है, शारिक ने बताया। राशिद में इतनी हिम्मत कहाँ से आई? मेरा मतलब है। सारिम ने कुछ कहना चाहा था। अक्सर सबसे कमज़ोर खिलाड़ी सब पे भारी होता है। राशिद समझ चुका था कि उसके भाई का बदला लेने के लिए कोई उसका साथ नहीं देगा। बस किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि कोई यारिम से पंगा लेता। इसलिए उसने यारिम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाली और उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी पर हमला किया। शारिक ने तहम्मुल से उसकी बात का जवाब दिया था और खिजर के मैसेज का इंतज़ार करने लगा। कहाँ हो तुम? राशिद, मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ। यारिम ने राशिद को फ़ोन किया था। मुझसे मुलाकात करके क्या करोगे डेवल? मैं मरने के लिए तैयार हूँ, तुम अपनी रूह को ढूंढो, मुझे बाद में सुकून से मार लेना। राशिद ने पुरसुकून अंदाज में जवाब दिया था। कहाँ हो तुम? यारिम गुस्से से चिल्लाया था। उफ, एक तो तुम भी ना, यहाँ हो ऊपर, सामने देखो, आ रहा हो नीचे, वो चिढ़कर बोला और मुस्कुराते हुए जीने उतरने लगा था। ये कोई बहुत पुराना खंडर नुमा घर था और सामने टूटी फूटी सीढ़ियों से वो उतर रहा था जब यारिम तेजी से उसकी तरफ आया और उसे बुरी तरह से पीटने लगा था। उसे मारते मारते यारिम ने अपनी जेब से पिस्तौल निकाला था और उसे शूट करने लगा। यारिम, होश में आओ, पागल हो गई हो क्या? खिजर ने कहा था। डोंट खिजर, उसे रोको मत। डेवल, मारो मुझे, कसम से मार डालो, लेकिन अगर मैं मर गया तो रूह के बारे में कौन बताएगा? तुम मलिक को मारकर खुद पर रिस्क ले सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारी रूह को कुछ हो गया तो वो आंखों में शैतानियत लिए बोला। तुम्हारे पास बहुत कम वक्त है राशिद, अपनी मौत का इंतज़ार करो। यानी मैं अपनी सुर्ख अंगारा नुमा आंखों से देखते हुए कहा, तुम्हारी रूह के पास थोड़ा सा वक्त भी नहीं है डेवल।
मैं उसकी दोनों नसें काट चुका हूँ, अपनी आखिरी सांसें गिन रही है या शायद गिन चुकी होगी। वो मकरूह अंदाज में हंसा। तुम हार गए यारिम काज़मी, मैंने तुमसे तुम्हारी सबसे अजीज़ चीज़ छीन ली, लेकिन शायद वो अभी ज़िंदा हो, वो इस खंडर में है। उसे ढूंढ लो, अगर ढूंढ सकते हो तो जाओ जाओ ढूंढो उसे, वक्त ज़ाया मत करो, कहीं वो मर ना जाए। जाओ अपनी रूह को तलाश करो, वो मर जाएगी। डेविल अगर जिंदा हुई तो राशिद चबा चबा कर बोला था। उसकी हंसी में पागलपन शामिल था, जैसे उसका मकसद ही यारिम को बर्बाद करना हो और वो अपने मकसद में कामयाब हो रहा था। वो यारिम को बेबस देखना चाहता था और देख रहा था। यारिम पागलों की तरह खंडर का चप्पा चप्पा छानने लगा, लेकिन रूह कहीं ना मिली। मैंने उसकी दोनों नसें काट दी हैं, अगर जिंदा हुई तो बचा लो उसे। राशिद के अल्फाज उसके जहन में गूंजने लगे थे। नहीं, रूह को कुछ नहीं होगा, मेरी रूह को कुछ नहीं होगा। शारिफ और सालिम मुतल्लिका जगह पहुंच चुके थे। राशिद को वहां पागलों की तरह हंसते देखकर वो खिजर और यारिम की तरफ आए, जो बेचैनी से शायद रूह को तलाश कर रहे थे। अरे डेविल, तुमने अपने साथियों को बुला लिया, जाओ जाओ तुम लोग भी ढूंढो, कहीं वो मर ना जाए। वो पागलों की तरह हंसता उनकी बेबसी का मजाक उड़ा रहा था। कितने सुस्त हो तुम लोग, इतनी देर में तो वो मर जाएगी, वो कहका लगाकर बोला। जब यारिम ने उसे घसीट कर सामने किया, कहाँ है मेरी रूह, बोलो, वो धाड़ा था। ढूंढ लो, राशिद पुरसुकून अंदाज में बोला। राशिद, बहुत बर्दाश्त कर चुका हूँ मैं, बहुत कम वक्त है तुम्हारे पास, मुझे मेरी रूह चाहिए वरना अपनी। वो पिस्तौल को लोड करते हुए बोला था। नहीं डेविल, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा, तुम मुझे मौत से डरा रहे हो। तुम्हें क्या लगता है अगर मुझे मौत का डर होता तो मैं यहाँ तुम्हारे सामने खड़ा होता, वो बेखौफी से बोला था, जबकि यारिम उस पर गन ताने खड़ा था। नहीं यारिम, पागल हो गई हो क्या? रूह के बारे में उसके अलावा और कोई नहीं जानता। सालिम उसे समझाने के लिए आगे बढ़ा था जब पीछे से अचानक गोली चलने की आवाज़ आई थी। वो झटके से मुड़ा, सामने ज़मीन पर राशिद तड़प रहा था और देखते ही देखते उनके सामने दम तोड़ गया। इस शख्स ने यारिम को हराने के लिए अपना आप ख़त्म कर दिया था। यारिम तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ा। नहीं नहीं राशिद, तुम ऐसे नहीं मर सकते, मुझे मेरी रूह के बारे में बताए बगैर नहीं मर सकते तुम। उठो, मैं कहता हूँ, डैम इट, आई से ओपन यूर आइज यू। वो कहता, मैं कहता हूँ उठो। वो गुस्से से उसके बेजान वजूद को मारने लगा था। उठो, बताओ मुझे मेरी रूह कहाँ है, बोलो उठो, वरना मेरी रूह नहीं, उसने उसकी नसें काट दी हैं इस पास्टर को। बोलो उठे खिजर, बोलो उसे उठे, मेरी रूह मर जाएगी। यारिम पागलों की तरह उसे झंझोड़ रहा था। देख, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ मुझे बता दे मेरी रूह कहाँ है। वो मर जाएगी खिजर, मेरी रूह मर जाएगी। यारिम ने उसे पीछे की तरफ धक्का दिया था और फिर से उसे झंझोड़ने लगा था। जारी है दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी किया करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, मिलते हैं इस स्टोरी की लास्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।